एक आंधी चल रही थी कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन क्या कारण रहा कि कांग्रेस लूज कर गई, कांग्रेस नहीं आई? जिन गद्दारों ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, उन गद्दारों से बच के रहो। आप किन गद्दारों की बात कर रहे हो? जस्सी पेटवाड़ जी अगर सीट किसी और को मिल जाती तो शायद हरियाणा में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन जाते। मैं कोई बरसात में थोड़े आया था, कोई बरसाती मेंढक थोड़े ही था कि मैं बरसात में जस्सी पेटवाड़ ने माहौल बनाया, चार चार रैलियां की, अब तो नालंद में कांग्रेस का माहौल बन गया, तो अब चलो अब बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। शैलजा जी घर क्यों बैठी रही वो तो शैलजा जी बता सकती, मैं थोड़ी बता सकता हूँ। उनकी जो मानसिकता है वो ऐसी मानसिकता जो 36 बिरादरी को साथ लेके नहीं चलने की मानसिकता है। शैलजा जी का एक बयान वायरल हुआ था कि दिल तो दुखता है। दिल बड़ा है, इसका ये मतलब नहीं कि दिल दुखता नहीं है। ये चीजें फर्क डाला है इन चीजों ने जो इंटरव्यू लगातार हुए शैलजा जी के? फिर पूछूंगा मुख्यमंत्री जी से वही सवाल, और मुख्यमंत्री जी अगर फिर मुझे झूठ बोलेंगे और जो सोचेंगे कि भाई कोई कमजोर सा विधायक है उसको दबा दिया जाए, तो मैं दबने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है, ये तो चला कि बाप बेटा की पार्टी है, अभी बाप बेटा ये चलता है। मेरे हल्के के कुछ नेता भी कहते थे, और भी बहुत सारे लोग थे कि पागल कहते थे, धक्के खा रहा है, इतने पहले कौन जाता है, ये पैसे फूक रहा है, फलान है, गाड़ियाँ 5-5 साथियाँ गाड़ियाँ लेके जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलान कर रहा है। तो दुष्यंत के साथ कुछ थी आपकी खटपटी या फिर कैसे? जातिगत अगर आंकड़े देखें तो कांग्रेस को जाटों ने ही वोट नहीं दी। एक शब्द मेरे मुंह से निकल गया चुनाव से टिकट से पहले, एक लाइन मेरे मुंह से निकल गई। क्या लाइन? अब आप विधायक तो बन गए लेकिन सरकार नहीं है, काम कैसे करवाओगे नारनौल हल्के के? मैं मानता हूँ कि समस्या तिनके जितनी होती है, उसका जब उस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो तिनका धीरे धीरे एक पेड़ बन जाता है। गांव वाले क्या बिहेव रहता है पर विधायक जी मुझे कोई बोलता ही नहीं विधायक जी। उस लाइन ने हरियाणा प्रदेश के हर किसान और मजदूर के अंदर यहाँ जगह कर दी। जयप्रकाश जी, उनका कितना कुछ योगदान रहा है, सांसद है आपके हिसाब से? तो मेरे को मिले भाई, हम गुड़गांव से आए और ये हमारा बेटा है, 3-3.5 साल का बेटा है, और ये सोशल मीडिया पे आपको देखता है। मैं उस परिवार को नहीं जानता, वो परिवार मेरे से कभी नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ नारनौल से विधायक, युवा विधायक कहूंगा मैं, जस्सी पेटवाड़ जी हैं। विधानसभा में आपने देखा होगा कि पहली बार ही कैसे दहाड़े थे। स्वागत है भाई साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चुनाव काफी फंसा हुआ लग रहा था। पहले तो ये था कि जस्सी तो एक तरफ जीत रहा है, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते कहीं ना कहीं ये हो गया था कि हाँ फंस रहा है कहीं ना कोई चुनाव, क्योंकि कई बातें हो गई थी। क्या कारण रहा था भाई साहब? काफ़ी कारण है, क्योंकि ऐसा किसी को लग नहीं रहा था। पार्टी हाईकमान ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो ये मन बना रखा था कि भाई सर्वे के आधार पे टिकट देंगे, लेकिन कुछ बड़े लोगों को ये महसूस नहीं था उनको कि भाई कहीं एक गरीब किसान के बेटे को भी टिकट मिल सकता है, काम घर में भी टिकट जा सकता है, जहाँ से कभी कांग्रेस जीती नहीं। क्योंकि कांग्रेस इसलिए नहीं जीती क्योंकि जिताऊ उम्मीदवार नहीं दिए गए। हमेशा ऐसे उम्मीदवार दिए गए जो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाते हो, अंदर खाने कैप्टन अभिमन्यु को उनका फायदा होता हो। तो किसी को महसूस नहीं था कि भी हो जाएगा। तो पार्टी हाईकमान ने, राहुल गांधी जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, दीपेंद्र जी ने बड़ी मजबूती के साथ, चौधरी उदय भान जी ने, प्रभारी रहे दीपक बाबरिया जी ने मजबूती के साथ एक सर्वे के आधार पे टिकट का प्रयास किया और टिकट सर्वे के आधार पे आई। तो फिर कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसे कारण बने, पूरे एक चुनाव को जाति पाति में बांटने का प्रयास किया गया। उसके लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए, किसी की वीडियो बनवाई गई, किसी ने कोई रोल निभाया बीजेपी के लिए, किसी ने कोई स्टेज से वीडियो बना के बदनाम करने का प्रयास किया, किसी ने कुछ बोल के बदनाम करने का प्रयास किया। तो चुनाव कहीं ना कहीं जाति पाति और एक ऐसे एक मेरी जो भूमिका वो एक नेगेटिव रोल में लाने के खूब प्रयास किए। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ कि नारनौल की उस बहादुर जनता का, जिन्होंने मेहनत को देखा, जिन्होंने संघर्ष को देखा, जिन्होंने एक आम किसान के बेटे को अपने बेटे जैसा समझ के एक नतीजन वहाँ तक पहुँचाया जहाँ मार्जिन, वैसे कह सकते हैं 13,000 का मार्जिन बहुत बड़ा होता है विधानसभा में। तो 13,000 जहाँ कभी कांग्रेस ना जीती हो, वहाँ से आप 13,000 से जीत रहे, तो इसका मतलब चुनाव एक तरफा सही था। आप एक युवा नेता हो और पूरे हरियाणा में चर्चा थी कि जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिल जाए। सभी एक सहानुभूति भी थी, सभी लोग ये कहते थे कि जब, क्योंकि सबसे लास्ट में टिकट अनाउंस हुई थी,
तो सभी ये कह रहे थे कि एक जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिल जाए, कैसे? हाँ, बहुत सारी दुआएं थी मनदीप जी। ये मैं आपको ईमानदारी से कहूँ तो सही मायने में हरियाणा प्रदेश में अगर किसी की टिकट के लिए किसी सीट पे दुआएं थी तो मेरे साथ थी। बहुत सारे हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों ने ये दुआएं की, जो मुझे नहीं जानता था, जिनकी मेरे तक कोई कभी मैं मिला नहीं या वो मुझसे ना मिले हों, वो लोग भी दुआएं कर रहे थे कि भाई नहीं, जस्सी पेटवाड़ एक गरीब घर का बेटा है और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, अपना सब कुछ लगा दिया है, तो उसको टिकट मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ें थी और दुआएं बहुत काम आती है, और ख़ासकर दुआएं जब सच्चे मन से निकल के हैं तो सच्चे मन से लाखों लोगों की, हम मानते हैं कि 20 से 25 लाख लोगों ने हरियाणा में दुआएं की होंगी भी उस लड़के को टिकट मिलना चाहिए, चाहे कोई दूसरी पार्टी का भी रहा हो। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर बना, जहां प्रचार भी लोगों के मुंह से आता है, तो वो प्रचार, वो दुआएं बहुत बड़ी अहम रोल उन्होंने निभाने का काम किया। सबसे बड़ी बात जस्सी भाई ये थी कि जस्सी ने सब कुछ दांव पे लगा रखा है, ये एक बात पूरे हरियाणा में चली हुई थी। अभी मेरा तो सब कुछ वैसे ज़्यादा कुछ, मतलब मैं कोई बड़े घर से हूँ नहीं, एक बहुत आम छोटे से गरीब परिवार से, किसान परिवार से आप कह सकते हैं। और उस दौर में मुझे नहीं लगता कि कभी मैं कभी भी आऊँगा, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने चार इतनी बड़ी रैलियाँ की होंगी किसी एक टिकटार्थी ने एक सीट के ऊपर। 5 साल के अंदर 4 बड़ी रैलियाँ कर दी हों। 5 साल के अंदर मैंने 350 किलोमीटर की एक बहुत बड़ी पैदल यात्रा की, जो संयोग से आज ही के दिन शुरू हुई थी। 6 जनवरी 2024 को मैंने वो यात्रा शुरू की थी और उसका नाम था नारनौंद संकल्प पद यात्रा। बहुत बड़ा उस यात्रा का प्रचार हुआ था पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे में वो देखी गई थी वो यात्रा जो चलती थी। 2000-3000 लोग साथ पैदल चलते थे, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान सब पैदल चलते थे। तो एक अपने ये था कि भाई जो कुछ मेरे पास था भी ज़्यादा भी नहीं, मैं कह सकते कि भी ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो जो था वो ये था कि भाई सब कुछ लगा दिया, साथियों से भी मदद ले ली, सबसे करके। तो एक चीज़ें थी। और हरियाणा के जो लोग हैं वो दिल के साफ लोग हैं। खासकर मैं अपने इलाके की बात करूं तो बहुत, अपना इलाका बहुत दिल का साफ है। यहाँ के लोग दिल से, यहाँ अंदर से प्यार करते हैं, दुआएं अंदर से देते हैं, आशीर्वाद यहाँ अंदर से निकल के उन लोगों का आता है। तो उन लोगों ने जब देखा कि भाई बहुत मेहनत कर ली, बहुत संघर्ष कर लिया, अब हमारे बेटे का नंबर जरूर आना चाहिए, तो भी उन्होंने विधानसभा में इसी उम्मीद से भेजा कि भाई विधानसभा में जाएगा तो एक गरीब किसान का बेटा जब जाएगा तो वहाँ किसान की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा। जी बिल्कुल। एक और रिकॉर्ड आपके नाम है, 52 साल में 1972 में कांग्रेस वहां से जीती थी नारनौंद से, या फिर ये रिकॉर्ड आपके नाम है कि दोबारा 2024 में कांग्रेस वहां से जीती? बिल्कुल, 52 साल पहले कांग्रेस जीती थी और उसके बाद 52 साल बाद जीती है, और खुशी है। और खासकर एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है मेरे जैसे एक यंगस्टर के लिए, एक आम फार्मर फैमिली के लिए, कि भाई जहाँ से कभी एक पार्टी को एक आधी सदी बीत गई है, 52 साल बीत गए हैं, कब जी ना जीती हो, तो पार्टी ने भी इस बार मन बना लिया था, राहुल गांधी जी ने, हुड्डा साहब ने ये मन बना लिया था कि भाई कुछ हो जाए, इस बार हमने रिकॉर्ड तोड़ना है, इस बार हमने कांग्रेस को जिताना। कोशिश बहुत की बहुत सारे लोगों ने कि ये सीट इस बार फिर कैप्टन अभिमन्यु जी के लिए आसान हो जाए, कैप्टन अभिमन्यु फलाने आदमी को टिकट दिलवा दें तो उससे कैप्टन अभिमन्यु आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ राहुल जी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिन्होंने जो अड़िग रहे और इस बात पे अड़े रहे कि नहीं, हमें सरकार बनानी है और हमें जिताऊ उम्मीदवार को सीट देनी है। तो दुर्भाग्यवश हम सरकार तो नहीं बना पाए, लेकिन जिस सीट पे 52 साल से कभी कांग्रेस ना जीती हो, उस सीट पे हम जीते। एक आंधी चल रही थी कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, लेकिन क्या कारण रहा कि कांग्रेस लूज कर गई, कांग्रेस नहीं आई? आपको भी लगा था कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कुछ? नहीं, देखिए बिल्कुल जो लोगों को लग रहा था वो मुझे भी लग रहा था, और ईमानदारी से कहूँ तो हम सब मान के चल रहे थे कि भी राज आएगा, सरकार आएगी और बदलाव होना चाहिए। मैं वैसा व्यक्ति हूँ जो सोचता हूँ कि हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए ताकि जनता के काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बड़ी उम्मीद थी कि 10 साल के बाद हरियाणा में बदलाव है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन लोकतंत्र में कई बार ऐसा होता है कि तंत्र जीत जाता है, लोक हार जाता है। तो इस बार हरियाणा प्रदेश में हुआ कि लोक हारा और तंत्र जीत गया।
और कांग्रेस सरकार बनाने से बल्कि जनता की उम्मीदें टूट गई, क्योंकि जनता की उम्मीदें इस बार कांग्रेस के साथ थी। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के राज को देखते हुए लोगों ने मन बनाया था कि हम कांग्रेस को लेके आएंगे, तो वो उम्मीदें टूटी। कहीं ना कहीं बहुत सारे कान रहे, कहीं जहां हमारे नेता बात उठाते हैं, जहां ईवीएम भी एक बड़ा मुद्दा है, जहां 90% चार्ज 99% चार्ज मशीन कैसे रह सकती है, जिस मशीन ने पूरा दिन काम किया है, 2 दिन वो उसमें स्ट्रॉन्ग रूम में भी रही है, काउंटिंग में भी उनका यूज़ हो रहा है, उसके बाद भी 99% चार्ज हैं। बहुत कुछ ऐसा है, भीतरघात कांग्रेस को हुआ है। और मैं तो राहुल गांधी जी को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को एक ही बात कहूँगा कि कोई बात नहीं, संघर्ष 14 साल का बनवास तो राम जी ने भी काटा था, कांग्रेस का भी 14 साल का बनवास हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। और संघर्ष में सब कमेरा किसान और वो तो साथ है ही, लेकिन मैं कहूँगा कि गद्दारों से बच के रहो। गद्दार, जिन गद्दारों ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, उन गद्दारों से बच के रहो। आप किन गद्दारों की बात कर रहे हो? मैं उन गद्दारों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने विधानसभा लेवल पे एक माहौल बनाया कि नहीं, ऊपर तो सरकार बन रही है कांग्रेस की, बस ये हमारी सीट वाला जो भी व्यक्ति खड़ा हो रहा है ना, जो टिकट ले गया, ये पक्का आना चाहिए। तो एक गैंग बन गई कांग्रेस के खिलाफ। उन्होंने अंदर खाते बीजेपी के लिए काम करने का काम किया। चाहे नारायण की बात कर लो, पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ गद्दारों ने गद्दारी करने का काम किया है। मैं मानता हूँ दुश्मन होना अच्छी बात है। अब जितने दुश्मन आपके होंगे, आप में निखार आएगा, आप कंपटीशन बढ़ेगा, मेहनत करने की आप में ताकत ज़्यादा आएगी। लेकिन गद्दार नहीं होने चाहिए। गद्दार को आप साथ रखोगे तो वो कभी आपका भला नहीं होने देंगे, कभी आपको कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि गद्दार का ये नहीं पता ना वो गद्दारी कहाँ से करेगा, कब पीठ में छुरा घोंपेगा। दुश्मन का हमें पता है कि ये मेरा दुश्मन है। दुश्मन की ये खूबी है कि दुश्मन सामने से लड़ता है, हमें पता है कि ये वार कर सकता है, तो हम उसके प्रति सचेत रहते हैं। गद्दार का तो पता नहीं होता कि वो कब गद्दारी करेगा। तो अब पता चल गया है, अब पूरे हरियाणा को पता चल गया। अब नारायण में जितने थे, नारायण वालों को पता चल गया, जितने कलायत में थे, कलायत वालों को पता चल गया, जितने दूसरी सीटों पे थे उन सबको पता चल गया। तो जो सामने से लड़ा वो अच्छा है, जोड़ो, लोगों को जोड़ेंगे नहीं तो सरकार कैसे आएगी, जोड़ो, लेकिन गद्दारों से बच के रहो। जब मैंने आपका ये था कि आप आओगे तो मैंने स्टेटस लगाया था कि जस्सी पेटवाड़ जी आ रहे हैं, क्या कुछ सवाल किए जाएं। तो एक सवाल आया कि जस्सी पेटवाड़ जी अगर सीट किसी और को मिल जाती तो शायद हरियाणा में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन जाते, कि कांग्रेस की सरकार बन जाती। सिर्फ एक ही सीट का रोड़ा था, नारनौंद वाली। कुछ था ऐसा? मुझे तो नहीं लगा कि 36 रह जाती, फिर अब 37 हैं, 36 रह जाती। क्योंकि अगर बात करूं मैं, शैलजा जी उस सीट पे अड़ी हुई थी कि नारनौंद की सीट उनको चाहिए, लास्ट में तो ये आ गया था। अगर वो मिल जाती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बन सकती। तो सीट तो पार्टी हाईकमान ने दी है, सीट तो राहुल गांधी जी ने दी है। अब आप समझ सकते हैं जो सीट यहाँ तक पहुंची है, हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे लेट टिकट मुझे मिली है। आप 1 बजे नॉमिनेशन भरना है, 11 बजे मेरी टिकट हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि टिकट किसके पास थी? पार्टी हाईकमान के पास थी। तो पार्टी हाईकमान ने किस लिए सोच के दी टिकट? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किस लिए जोर लगाया कि भाई मैं जिताऊ उम्मीदवार आपको दे रहा हूँ, सीट ना जीते तो मुझे कहना, ठीक है। पार्टी हाईकमान क्या चाहती थी? राहुल गांधी जी भी तो यही चाहते थे कि हम जस्सी पेटवाड़ को नारायण से इसलिए लड़ाएंगे क्योंकि वो हकदार है, जिताऊ उम्मीदवार है और वो टिकट का हकदार है, उसने काम किया है। मैं कोई बरसात में थोड़े आया था, कोई बरसाती मेंढक थोड़े था कि मैं बरसात में जस्सी पेटवाड़ ने माहौल बनाया, 4 रैलियां की, अब तो नारायण में कांग्रेस का माहौल बन गया, तो अब चलो अब बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। ऐसे थोड़े ही आया था। मैंने 5 साल चुनाव 2019 के चुनाव के जस्ट 2 महीने बाद कांग्रेस ज्वाइन की, लगातार मेहनत की, 4000 से ज़्यादा चाय पानी पिए, 4 रैलियां की, पद यात्रा की, 10 से ज़्यादा रैलियों में मैं नारायण से लोग लेके गया। तो वो माहौल था। अब वो किसने प्रचार क्यों नहीं किया, अब शैलजा जी घर क्यों बैठी रही, वो तो शैलजा जी बता सकती, मैं थोड़ी बता सकता हूँ। शैलजा जी किसके लिए मांग रही थी, मुझे क्या पता किसके लिए मांग रही थी। अब मैं शैलजा जी के पास थोड़े गया था कि भाई आप मेरी मांगो या किसी और की मांगो। तो मैं, पार्टी हाईकमान ने तय करना था कि कौन जीता उम्मीदवार है। अगर मैं हार जाता, मैं सीट निकाल नहीं पाता, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस ने गलत टिकटार्थी को टिकट दे दी। अब 52 साल के बाद जो जीता है उसके ऊपर ये चीज़ें हैं जो लोग कह रहे हैं, वो लोग थोड़े से यहाँ से थोड़े से बेचारे मजबूर हैं। उनकी जो मानसिकता है वो ऐसी मानसिकता जो 36 बिरादरी को साथ लेके नहीं चलने की मानसिकता है, जो लोग ये बात कह रहे हैं। जी,
टिकट तो अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट जस्सी पेटवाड़ के लिए जोर लगाया, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो उकलाना में नरेश सेलवाल के लिए भी जोर लगाया था। नरेश सेलवाल जी किस समाज से आते हैं? रविदास समाज से आते हैं। मैं जाट समाज से आता हूँ। किस हुड्डा साहब ने तो जिताऊ उम्मीदवारों के लिए जोर लगाया, ना कि भाई किसी जाट उम्मीदवार के लिए या किसी जाति विशेष के उम्मीदवार के लिए जोर लगाया। जहाँ बरवाड़ा में हुड्डा साहब किसके लिए टिकट मांग रहे थे? रामनिवास घोडेला की टिकट मांग रहे थे। वो कुम्हार बिरादरी से आते हैं, उनकी टिकट दिलवा के लेके आए। ठीक है, तो हर जगह पे अब हांसी में हुड्डा साहब किसको टिकट दिलवा के लेके आए? राहुल मक्कड़ को टिकट दिलवा के लेके आए। पंजाबी समाज से आते हैं। हुड्डा साहब का प्रयास ये था कि 36 बिरादरी को उसका अधिकार मिले और कांग्रेस की सरकार बने। हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी ने प्रोग्राम किए। दीपेंद्र जी 80 से ज्यादा विधानसभा में रैली करके आए, सरकार बनाना चाहते थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिन में 3-3 जनसभा कर रहे थे, सरकार बनाना चाहते थे। उनसे पूछो ना, जो घर बैठे रहे 15-15 दिन प्रचार नहीं किया। अब चुनाव के समय नेता प्रचार नहीं करेगा तो कब करेगा? तो पूछो उन लोगों से। शैलजा जी का एक बयान वायरल हुआ था कि दिल तो दुखता है, मतलब कुछ ऐसे, ये चीजें फर्क डाला है इन चीजों ने जो इंटरव्यू लगातार हुए शैलजा जी के? मैं तो कोई टिप्पणी इस पे करना नहीं चाहता। वो तो देखिए सीनियर नेता हैं, समझदार हैं, बहुत सेंटर में मिनिस्टर रही हैं काफ़ी साल, 4 बार सांसद भी रही हैं। वो ज़्यादा इस बात को बेहतर बता सकते हैं कि भाई क्या रहा, क्या उनको दर्द किस बात का था और क्यों दर्द था, वो तो वहीं जाने। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरा काम जो है वो मैंने बखूबी करने का काम किया है। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी, तो जीत के साथ पार्टी की जोड़ी में जीत डालने का मैंने काम किया है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ। एक ये चला कि बाप बेटा की पार्टी है, अभी बाप बेटा ये चलता है, तो इस पे आप क्या कुछ मानते हो? बड़ी कड़वी सी बात है और कई बार कई बातें दूर तक चली जाती हैं। अगर मेहनत बाप बेटा कर रहे हैं तो बाप बेटा तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और अजय चौटाला भी थे। बाप बेटा तो अभय सिंह चौटाला और अर्जुन चौटाला भी चुनाव लड़ रहे थे। बाप बेटे तो बात करें तो राव इंद्रजीत जी के सेंटर में मिनिस्टर, उनकी बेटी आरती राव भी चुनाव लड़ रही थी। बाप बेटे की बात करें तो बहुत सारे टिकटर कैंडिडेट ऐसे थे जो बाप बेटे चुनाव लड़ रहे थे। बाप बेटे का मतलब ये है कि बाप बेटा 5वीं बार सांसद है। अपनी 3.5 लाख से दीपेंद्र जी उत्तर भारत में सबसे ज्यादा वोटों से सांसद बने हैं रोहतक से। कहीं ना कहीं उनमें काबिलियत होगी तभी बने हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम पे पूरा हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी एक बात कहती है कि भाई इसने किसी का गलत नहीं किया हुड्डा साहब ने। और हुड्डा साहब जैसा नेता मैंने कभी नहीं देखा जो कभी किसी को झूठी तसल्ली नहीं देते, कभी किसी को बिना बेवजह की बात नहीं कहते, कभी किसी पे बेवजह की मतलब कोई संयम से रह के जवाब, हर चीज का जवाब देते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हुड्डा साहब। अब बाप बेटा मेहनत किसी पार्टी के लिए करें, बाप बेटा तो जाहिर सी बात है एक ही पार्टी में होंगे, ये भी आप समझ सकते हैं कि भाई एक ही पार्टी में होंगे बाप बेटा। हुड्डा साहब का परिवार सबसे पुराना कांग्रेसी परिवार है हरियाणा प्रदेश में। अब दीपेंद्र जी को वो कांग्रेस में मिले तो दीपेंद्र जी ने भी कांग्रेस से मेहनत की और लगातार वहां से जीत के चुनाव में अपनी काबिलियत के दम पे अपनी लोकसभा में अपने लोगों के बीच में हरियाणा प्रदेश में जगह बनाई। 80 विधानसभाएं अटेंड करना, रैलियां अटेंड करना, हुड्डा साहब ने 70-60 से ज़्यादा विधानसभाएं हुड्डा साहब ने अटेंड की, 80 से ज़्यादा दीपेंद्र जी ने अटेंड की। दूसरा कोई क्यों नहीं करके आया? दूसरे नेता अपनी सीट से बाहर क्यों नहीं निकले? पूछने वाला कोई उनसे हो सवाल ये। कई लोग तो अपनी लोकसभा में तक नहीं गए, कई लोग तो अपने आपके इलाके के नेताजी हैं वो अपने सीट से बाहर तक नहीं गए। तो क्यों ऐसा, क्या कारण रहा? बाप बेटा जब हरियाणा प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं तब क्यों नहीं दिखता कि केवल बाप बेटा ही ऐसे हैं जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं? फिर भी मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो लोग इस तरीके की बात करते हैं वो अपना उल्लू सीधा करते हैं। अब जेजेपी कोई सवाल उठाती है तो उनको पता है कि आप मुकाबला उनका कर नहीं सकते, तो इसलिए बाप बेटे की बात के अलावा उनके पास कोई बात ही नहीं है। बीजेपी के पास हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, तो बाप बेटे वाली बात वही उठाते हैं जिनको उनके खिलाफ मुद्दा नहीं मिलता। जी, एक कड़वी सी बात यह है कि लोगों में जो बात चल रही है कि कहीं ना कहीं सब पार्ट लोगों ने वोट दिए हैं और कहीं ना कहीं जातिगत अगर आंकड़े देखें तो कांग्रेस को जाटों ने ही वोट नहीं दी, ये भी बातें चलती। देखो, कभी भी मेरा ये मानना है एक जाति से ना तो कोई नेता बन सकता और एक जाति से ना कोई चुनाव जीता जा सकता।
दोनों पार्टियों को मनदीप जी, बीजेपी को 39.9% वोट मिला है, कांग्रेस को 39.6% वोट मिला है। दोनों पार्टियों को 36 बिरादरी ने वोट दिया है। कांग्रेस को भी 36 बिरादरी ने वोट दिया है। हाँ, हो सकता है कोई परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, कहीं भाई मैं मान सकते हैं कि बीसी का झुकाव बीजेपी की तरफ ज़्यादा था, तो जहाँ एक डीएससी समाज को, दो एससी समाज को दो भागों में बांटा गया बीजेपी ने अपने वोट के लालच के लिए, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं एक चीज़ हुई। मतलब जब दोनों पार्टियों को इतना वोट मिला है, 39% वोट दोनों पार्टियों को मिला, तो दोनों पार्टियों को 36 बिरादरी ने वोट दिया। किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा, ये हो सकता है। दोनों ही पार्टियों को 36 बिरादरी मिला वोट, दोनों को मिला है। मेरी बात करूं, मैं पहली बार नालंदा के इतिहास में किसी को 85,000 वोट मिले हैं विधानसभा में, तो 85,000 वोट में से मुझे 36 बिरादरी के वोट मुझे मिले, तभी मैं चुनाव जीता हूँ, और तभी मुझे इतने 85,000 का एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो होता है, वो 85,000 का आंकड़ा मुझे मिला है। जी, इसमें एक और बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनने के, अगर मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे तो ये सोच रहे थे कि 45 का ही आसपास का आंकड़ा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई ये हुड्डा साहब की ही वो थी, लोग ये चर्चा करते। अपनी अपनी सोच है सबकी। कोई नेता क्यों चाहेगा कि उसकी पार्टी की सीटें कम आएं। हुड्डा साहब, अब मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो दो तरीके की बात करते हैं। पहले तो ये कहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही ने सारी टिकटें बांट दी, फिर वो ये भी कहते हैं कि 45 सीटों तक ही बात रुक जाए, 40 तक ही रुक जाए। अरे जब सारी बाटी हुड्डा साहब ने है, तो फिर हुड्डा साहब क्यों चाहेंगे कि उनकी दिलवाई हुई टिकट से आदमी हार जाए। अब मुझे हुड्डा साहब टिकट दिलवा के लेके आए, तो वो क्यों चाहेंगे कि जस्सी बेटवाड़ हारे? वो तो यही चाहेंगे भी तेरी दिलवाई टिकट है। हुड्डा साहब की वाहवाही कब होगी? जब हुड्डा साहब की टिकट दिलवाए होड़े सभी टिकटार्थी जीतेंगे, यही तो है। तो वो क्यों चाहेंगे 45-50? या तो ये मत कहो कि सारी टिकटें हुड्डा साहब ने दिलवा दी, या फिर ये मत कहो कि भाई हुड्डा साहब 45 चाहते थे। अब जब हुड्डा साहब टिकट 70 बांट रहे हैं, तो वो तो ये चाहते हैं कि 70 में से 70 ही जीते जो टिकटें आप दिलवा रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो बस लोगों की बातें बनाने की बात है, लोग बातें बनाते हैं कि 45-50। हुड्डा साहब तो ये चाहते थे कि भाई सरकार आए, कांग्रेस की सरकार बने, और कांग्रेस की सरकार बने तो जो काम 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए, और जो 10 साल अब भारतीय जनता पार्टी ने जात पात और धर्म की राजनीति की है, उससे छुटकारा मिलके नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को फसल के भाव मिले, मजदूर को मजदूरी मिले। जी, अब आप विधायक तो बन गए, लेकिन सरकार नहीं है, काम कैसे करवाओगे नारनौंदा हल्के के? देखो, बिल्कुल आपकी बात कहीं ना कहीं एक बात जायज़ है मनदीप भाई, लेकिन लड़ाई लड़नी है। विपक्ष का भी अपना एक धर्म होता है, और सत्ता पक्ष का भी एक धर्म होता है। सत्ता पक्ष का धर्म है कि वो जो भी जनता की आवाज़, जो भी जनता की परेशानी सत्ता पक्ष तक पहुँचे, उसको तुरंत उसका समाधान के लिए सत्ता पक्ष को काम करना चाहिए। तो विपक्ष का भी एक धर्म है कि जनता की जितनी परेशानियां हैं वो अधिकारियों तक या सरकार तक पहुंचाने का काम करे। मैं अपना धर्म बखूबी निभा रहा हूं। पिछले 3 महीने से मैंने घर नहीं रुक के देखा है। नारनौंद के हर सुख में, दुख में, हर संघर्ष में मैं गया। चाहे किसान के पास जाने की बात हो, चाहे मजदूर के पास जाने की बात हो, चाहे घर जाने की बात हो, भाई जहाँ किसी को समस्या है, जहाँ किसी गाँव में समस्या है, वहाँ जाने की बात हो, तो मेरा धर्म जो है मैं उसे बखूबी नहीं पाऊंगा। और मेरा धर्म है कि जनता की परेशानी को सरकार तक, अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करूं। तो धन्यवादी दौरे आपके चले हुए हैं लगातार। हाँ, धन्यवादी दौरे हैं, उसमें बहुत सारी समस्याएं जो आ रही है। समस्याओं का तो पहले ही पता है। जब मैं पिछले 14 साल से इस फील्ड में हूँ, जब उस हल्के की गड़ी गड़ी छान रहा हूँ, तो समस्याओं का पता है। हाँ, अब एक मंच मिल गया काम करने का। एक काम पहले भी किया है, लोगों की समस्याओं के लिए पहले भी लड़ते थे, लेकिन अब एक मंच हो गया जिसे अधिकारियों से सीधा संवाद स्थापित किया जा सकता है। लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब हर रोज लगभग सैकड़ों लोग, मैं कहूँगा 100 से 200 से 300 लोग हर रोज आते हैं। वो अपनी समस्याएं बताते हैं। सुबह सुबह मुझे 2 घंटे लोगों की समस्याओं के लिए जूझना पड़ता है, उनसे उनके बातें आगे पहुंचानी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें मनदीप भाई, मैं कहूँगा कि भाई जो अपना धर्म है आप उसे निभाओ। मेरा धर्म है जनता की समस्या को अधिकारी और सरकार तक पहुँचाना। कितनी सरकार काम करा पाती है, कितनी लोगों की तकलीफें दूर करा पाती है, वो देखने वाली बात। जी, आप
कहीं ना कहीं हेडलाइन थे अखबारों के कि अधिकारियों को भी वही पानी पिला रहे थे जो आम लोग पानी पीते हैं ना, तो ये चीजें काफी वायरल। अधिकारी भी तो हम में से एक हैं, कोई ऊपर से थोड़े ही आए हैं। अधिकारी हो, मैं हूँ, हम कोई स्पेशल थोड़े ही हैं। प्रयास तो यही है था कि जो गांव पानी पी, जब मैंने वो पानी पिया है, पानी, अब मुझे जब तक ये नहीं पता चलेगा कि ये पानी कैसा है, लोग कैसा पानी पी रहे हैं, तो मुझे उस तकलीफ का पता कैसे चलेगा। अधिकारी साथ आए, अधिकारी ने भी वो पानी पिया कि भाई दिखाइए कैसा पानी पी रहे हैं, तो पानी खराब था। उसे जब 30,000 लोग उस पानी को पी रहे हैं, तो मेरे पीने में या किसी अधिकारी के पीने में क्या तकलीफ है? तो अच्छी बात है, हमें पता चले कि भाई हम जो लोग हैं वो कैसा पानी पी रहे हैं। तो जनता की तकलीफें और तकलीफें दूर हुई हैं कहीं ना कहीं। जहाँ एक चीज का देखो, कई बार मैं मानता हूँ कि समस्या तिनके जितनी होती है, उसका जब उस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो तिनका धीरे धीरे एक पेड़ बन जाता है। लेकिन उस समस्या को सुलझाओ, छोटी हो बड़ी हो, समस्या को सुलझाओ। सुलझाने के प्रयास में कई बार अधिकारियों को भी जानकारी नहीं होती, कई बार सरकार को भी जानकारी नहीं होती। आप अधिकारी और सरकार तक बात पहुंचाओगे तो क्या पता आपकी बात की सुनवाई हो जाए। जी बिल्कुल। आप विधानसभा में पहली बार गए और वहाँ पे जो आपका बोलने का तरीका था वो लोगों को काफी पसंद आया। आप क्योंकि पहली बार थे तो ये था कि भाई नर्वसनेस होती ही है कि विधानसभा में आप बोल रहे हो, तो कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस लेके आते? नर्वसनेस तो देखो कोई काम पहले करते हैं मंदी भाई होती है, लेकिन क्योंकि संघर्ष इतना लंबा हो गया, 13-14 साल का संघर्ष हो गया, तो अब हर मंच पे लाखों लोगों की रैलियों में बात रखी है, और लाखों लोगों की रैलियों में अपने जब आदमी स्टेज को साझा कर लेता, मन से बात रखता है, तो फिर एक आसान हो जाता है। दूसरा, जो मैंने बात रखी वो बात जेन्युइन थी। अगर मैंने कोई बात अपनी वाहवाही के लिए या किसी की झूठी तारीफ करने के लिए की होती तो मुझे नर्वसनेस होती। मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी दी है 2 लाख लोगों ने। 2 लाख लोगों ने ये जिम्मेदारी दी है कि भाई आप विधानसभा जाओगे तो आपने हमारी बात आगे रखनी। तो मैंने वो जिम्मेदारी, मेरे मन में ये ठान लिया था कि जब मैं विधानसभा बोलूँगा तो पहली बार अपने इलाके की आवाज़ उठाऊंगा, जो कि 100% सच होगी। चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे नशे की बात हो, चाहे किसान की बात हो, तो वो चीज़ें मैंने बोलनी थी और उसी के लिए मेरी लड़ाई थी। और क्योंकि मैंने सच बोला तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स लोगों से मिला, और मेरे बुजुर्गों ने, बड़े छोटों ने, सब ने कहा कि भी आपने अच्छी बातें रखी, तो उससे हौसला और बढ़ता है, आगे के लिए और बढ़ जाता है। जी जी। तो पहली बारी आपने एक तो हांसी को जिला बनाने का एक बड़ा मुद्दा रहा आपका, और डीएपी को लेकर आपकी काफी बहस हुई, बल्कि पहली बार में मुख्यमंत्री जी के साथ आप बहस कर रहे। बहस तो नहीं, मैं कहूँगा कि मेरा मकसद वहाँ किसी की सरकार की आलोचना करना या किसी व्यक्ति की आलोचना करना नहीं है। मेरा तो मकसद सिर्फ इतना था कि जो समस्याएं मेरे तक आई हैं अब वो सरकार तक पहुँचे, मुख्यमंत्री तक पहुँचे। अब मुख्यमंत्री जी तक जब समस्याएं पहुँचेंगी तो ही समाधान की कोई उम्मीद की जा सकती है। तो मैंने वो बातें रखी, और जो अधिकारियों ने विधानसभा में जो लिपापोती करके मुख्यमंत्री जी को कही वो आज भी एज इट इज पड़ी है। तो मैं फिर पूछूंगा मुख्यमंत्री जी से वही सवाल, और मुख्यमंत्री जी अगर फिर मुझे झूठ बोलेंगे और जो सोचेंगे कि भाई कोई कमजोर सा विधायक है उसको दबा दिया जाए, तो मैं दबने वालों में से नहीं हूँ। जी। तो इसमें आपकी धर्मपत्नी का भी एक बड़ा रोल रहता है, जहाँ भी आप जाते हो तो प्रचार में साथ में खड़ी रहती है, तो उसका कितना कुछ आप मानते हो? बहुत कुछ रहा, और जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूँ, हालांकि अभी तो बहुत लंबा चलना है, संघर्ष करना है अभी तो, लेकिन उसमें जो सहयोग उनका मिला है वो काबिल तारीफ है, और अंदर इंटरेस्ट जगाना पड़ता है, और उन्होंने उस हिसाब से वो काम किया है। जहां हम चाहते थे कि एक बहुत बड़ी टीम हमारे पास महिलाओं की भी होनी चाहिए, तो मेरी धर्मपत्नी ने वो टीम गठित की, महिलाओं को गठित किया, जोड़ने का काम किया। 5 साल लगातार महिलाओं के बीच में रह के एक महिलाओं की ऐसी टीम गठित करती कि अब हमें चिंता ज़्यादा नहीं रहती कि भाई महिलाएं, पहले रैलियों में होती थी महिलाएं कितनी आएंगी, अब हमें पता है कि वो शिल्पा 2 दिन बैठेगी, 2 दिन में एक बहुत मजबूत कम से कम 100-125 बसें महिलाओं की रेडी हो जाती हैं।
तो आगे जो हमारी चाची ताई भाभी हैं, वो जो बहनें हैं, वो सब उन सबको संदेश मिल जाता है। तो अब हम सोचते हैं कि भी आधी आबादी भी साथ जी। आप 11वीं क्लास में थे जब आपके फादर जी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद आप आपके मामा जी के पास चले गए थे। ये चीज़ें विकिपीडिया में मैं देख रहा था। तो क्या मतलब आपके मामा के पास ही पढ़ाई हुई है आपकी, कैसे? हाँ, वही हुई। और फिर धीरे धीरे एक काम की तरफ चले गए। फिर वहाँ से एक राजनीतिक इंटरेस्ट पैदा हो गया। फिर चौटाला साहब के तो साथ, चौटाला आपके साहब मामा के जी साथ, हाँ, तो वहाँ पर उनके संबंध थे। मैं जाने लगा तो मेरे संबंध बन गए उनके साथ। तो राजनीतिक फिर 2011 में मैं एक्टिवली राजनीति में आ गया। 11 से मेहनत की जुनून हो गया सिर के ऊपर कि भी नहीं, राजनीति करनी है, राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवाएं करनी है। और शुरुआत होती है तो लोग सोचते हैं कि भी खामखा धक्के खा रहा है, ये है वो है। मैं जब मेहनत करता था लोग मुझे पागल बोलते थे। मेरे हल्के के कुछ नेता भी कहते थे, और भी बहुत सारे लोग थे कि पागल कहते थे, धक्के खा रहा है, इतने पहले कौन जाता है, ये पैसे फूक रहा है, फलान है, गाड़ियाँ 5-5 साथियाँ गाड़ियाँ लेके जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलान कर रहा है। बट मेरे लिए, मेरे दिमाग में मेरी मंजिल क्लियर थी कि मैंने करना है। तो भाग्य ने साथ दिया, लोगों ने साथ दिया। जी। जिला पार्षद भी रहे हैं आप। हाँ, मैं हरियाणा का सबसे कम उम्र का जिला पार्षद रहा 2016 में। तो इसके बाद आपने जब पार्टी, आप इनेलो में थे जब पार्टी दो फाड़ हुई, आपने इनेलो पार्टी को चुना था। तो दुष्यंत के साथ कुछ थी आपकी खटपटी या फिर कैसे? क्योंकि कई बातें भी आई, आपके इंटरव्यू भी मैंने देखे थे पिछले। एक काफ़ी चीज़ें कहीं, मेनली दुष्यंत जी तो इन्वॉल्व नहीं थे। 1-2 लोग थे जो कान भरने वालों ने, जिन्होंने बीच में डिफरेंसेस पैदा किए। लेकिन अभय सिंह जी की तरफ से था कि भाई अभय सिंह जी की तरफ से मान सम्मान पूरा मिलता है। उनका एक विजन नारनंद को लेके, मेरे को लेके क्लियर था। भाई चाहे इकट्ठी इनेलो रहती तो भी हम जस्सी को चुनाव लड़ाएंगे। और बड़े गांव का है, मेहनती लड़का है, मेहनत करता है और पार्टी के लिए समर्पित है। तो उनका विजन क्लियर था। कहीं ना कहीं मान सम्मान की जहाँ बात थी अभय सिंह जी की तरफ से जिम्मेवारी भी लगाई जाती थी, पूरा मिलता भी था और चीज़ें क्लियर थी। तो मेरा स्टैंड भी क्लियर हो गया फिर। जी। तो आप हमेशा गांव में ही रहे हो? रियाज जैसे गांव हाँ, में ही मैं रहते हैं? पेटवाड़ गांव में ही रहता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पेटवाड़ गांव में ही रहूँ। तो शहर की तरफ क्यों नहीं जाते? मेरा मन नहीं होता कभी शहर रहने का, मेरा जाने का भी मन नहीं करता। कोई काम हो ना, मैं आज आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैं बहुत दिन बाद शहर गया हूँ, हिसार गया हूँ। आज भी एक श्रद्धांजलि पे गया था मैं। तो मैं शहर जाता नहीं, मेरा मन नहीं होता। मेरा मन गांव में ज़्यादा मन लगता है। गांव में घूमो फिरो, वहीं भाईचारे के बीच रहो। भाईचारा मजबूत गांव में है। शहर के लोग आपस में एक दूसरे को जानते तक नहीं है। तो अपना तो मन बैठक में लगता है कि भाई 5-7 भाई हों, 10 बुजुर्ग बैठे हों, उनसे राम राम हो जाए, अगले चौक पे मिल लिए तो मन, आदत है मेरी मुझे गांव पसंद है। तो विधायक जी, अब तो विधायक बनने के बाद जैसे गांव वाले क्या बिहेव रहता है? तो विधायक जी मुझे कोई बोलता ही नहीं विधायक जी। अब भी नहीं बोलता कोई। जस्सी बोलते हैं। हम पहले भी जस्सी कहते थे, अब भी जस्सी कहते हैं। कोई ये कहता ही नहीं कि भाई कोई विधायक वाली कोई बात ही नहीं। कोई कहता ही नहीं भाई विधायक, मतलब भाई लग जाए आदमी को। हाँ। तो कोई कहता ही नहीं कि भाई विधायक है, वो आज भी जस्सी बोलते हैं। ओके। तो गांव में आपका नाम जस्सी है। जस्सी के नाम से ही बोलते हैं? मेरा असली नाम जसवीर सिंह है, जो मेरे पापा ने रखा था। बट क्योंकि राजनीति में जिस दिन से मैं, मतलब राजनीति नहीं, मैं जिस दिन से थोड़ा सा सामाजिक हुआ 10th के बाद, जब पढ़ाई करा, तब से ही मैंने जस्सी यूज करना शुरू कर दिया। तो असली नाम मेरा कोई जानता ही नहीं। तो सभी जस्सी जस्सी बोलते हैं और ये जस्सी पेटवाड़ एक ब्रांड बन गया, मतलब हरियाणा का। ब्रांड तो नहीं, बस ये कह सकते हैं कि माध्यम अच्छा मिला। सोशल मीडिया भी एक अच्छा माध्यम है। सोशल मीडिया की टीम अच्छी है। निस्वार्थ भाई मिल गए जी। आप जैसे जहाँ आजकल चैनल चले जाओ, यूट्यूबर चले जाओ, कहते हैं कि भाई विधानसभा में एक बीजेपी के विधायक ने मुद्दा भी उठाया था। उठाया था कि ये पैसे लेते हैं। मेरे साथ ऐसा है कि मुझे ठीक ठाक भाईचारा मिला। मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं कि भाई किसी साथी ने नाजायज कभी मुझे वो किया हो। आपके जैसों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान मिल गई।
फिर पार्टी ने हुड्डा साहब ने टिकट दे दी। हाँ तो वो टिकट ऐसी होगी, एक शब्द मेरे मुंह से निकल गया चुनाव से टिकट से पहले, क्या एक लाइन मेरे मुंह से निकल गई। क्या लाइन? तो मैं 1 महीने के लिए दिल्ली था, तो मैं हल्के में नहीं आ पा रहा था, तो मेरा मन बड़ा उदास था, क्योंकि मैं दिल्ली जब लाइन आप टिकट की लड़ाई लड़ रहे हो आप, तो मैं टिकट की लड़ाई लड़ रहा था। तो जहाँ टिकट की लड़ाई, ग्राउंड की लड़ाई बहुत लड़ ली, तो मैं टिकट की लड़ाई लड़ रहा था तो दिल्ली था। मन उदास भी रहता था कि मैं क्यों अपने हल्के के लोग, मुझे लोग जोड़ने थे, मुझे फलाने से बात करनी थी, तकड़े से बात करनी थी, समय लगा वहाँ। बट एक दिन मैं बीच में आया, 400-500 गाड़ियों का काफिला मैंने किया और 10-15 प्रोग्राम साथियों ने एडजस्ट कर रखे थे कि भी बड़े कार्यक्रम करने हैं आपके, एक बार आप संडे को, किसी भी संडे को आप आ जाओ। तो 300-400 गाड़ियों का काफिला हो गया। तो वो काफिला जब चला, 400 गाड़ियां थी, वो काफिला शाम होते होते वो काफिला 1200 गाड़ियों तक पहुंच गया। तो इतना बड़ा बन गया बिना चुनाव के समय में और बिना किसी टिकट के। बिना किसी टिकट के जब वो 1200 गाड़ियों का काफिला बना, तो मेरे मन में ये फील आया कि यार एक आम घर का बेटा। तो मेरे से एक बुजुर्ग ने नारायण सवाल कर लिया कि बेटा इतनी गाड़ियां कहाँ से लेके आया है? मैंने कहा ताऊ जी ये तो आप जैसों की हैं, मेरे भाई हैं, ये एक संदेश पे चले आते हैं। तो उस दिन मेरे मुंह से एक लाइन निकली थी कि भाई मेरे पास तो कुछ है बचा नहीं, जो बचा था वो आपके बीच लगा दिया। हाँ। उस लाइन ने हरियाणा प्रदेश के हर किसान और मजदूर के अंदर यहाँ जगह कर दी कि यार हमारा बेटा और हमारे भाई जैसा है, और इसको टिकट नहीं दिया तो ये उजड़ जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ। बस वो भावनाएं, उन भावनाओं ने उबाल ले लिया मनदीप जी, और 20-25 लाख लोगों में ये प्रचार हो गया कि भाई उस लड़के को टिकट मिलनी चाहिए। तो मेहनत सबको पता था कि भी एक लड़का हरियाणा में है जो मेहनत कर रहा है। तो गरीब आदमी तो जब दुआ करता है तो सच्चे मन से करता है। इस चीज में तो हरियाणवी सिंगर है केडी, उन्होंने भी स्पेशल बोला था कि भाई जस्सी। देखो केडी भाई बेचारा, उसकी पार्टी आम आदमी पार्टी है, उसकी पार्टी आम आदमी पार्टी है, लेकिन उसके मन में सिर्फ इतनी बात थी कि उसने मेरे लिए रखा। हर्ष शिकारा जी हैं, उन्होंने बात रखी, वीर साहू जी हैं, उन्होंने बात रखी। और मैं आपको ईमानदारी से कहूँ, मेरा इन तीनों से कभी कोई संबंध नहीं रहा। केडी से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। मेरा वीर साहू जी, तो चलो मैं वीर साहू जी के गांव में मेरी शादी हुई है, बट हमारी बोलचाल कभी रही नहीं। इनसे, हर्ष भाई से मेरा कोई वो नहीं रहा। ये तीनों ऐसे भाई थे जिन्होंने उसी भावना को देखते हुए ये अपील की, नहीं यार हमारे घर का भाई है और ये हमारे जैसा है। केडी भाई को भी, हर्ष भाई को भी, और अपना वीर साहू जी को भी यही लगा कि भाई नहीं हमारा भाई है, इसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो आप जैसे साथियों ने, बहुत सारे साथी मेरे पास, मतलब 3-3 बजे रात के 3-3 बजे तक आए। वो कोई स्वार्थ में मेरे पास कोई नहीं आया, वो सिर्फ इसलिए आए कि नहीं एक गरीब का बेटा चुनाव लड़ रहा है यार, ये जीतना चाहिए। मतलब पूरी सीट, पूरे हरियाणा लड़ रहा था आपकी सीट। हाँ, मैं कह सकता हूँ बहुत लोग आए। मैं कहूँ आपको ईमानदारी से, कोई मेवात से आया, कोई पंचकुला से आया, कोई महेंद्रगढ़ से आया, कोई गुड़गांव से आया। आप पूछो मत कितने लोग आके आशीर्वाद दे के गए। बहुत सारे लोग नम आँखों से आशीर्वाद दे के गए। बहुत सारे लोग नम आँखें लेके करते कि भाई तू जीतना चाहिए, बस ये दुआ लेके आए हैं। कई, ईमानदारी से कहूँ तो कई तो अपने साथ 5-5 साल के बच्चे लेके आते थे, 4-4 साल के। वो कहते थे भाई ये जस्सी पेटवाड़ को मिलना है इसने। तो मेरे लिए बड़े ऐसे मोमेंट्स से दिन अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। तो उन ऐसे बच्चे आए 4-4 साल के, गुड़गांव से आया एक 3 साल का बच्चा, वो उसकी मैडम और वो मिलने आए। तो मुझे प्रोग्राम के हिसाब से, वो रूट के हिसाब से आए, लेकिन मेरा रूट 12 घंटे लेट चल रहा था। कार्यक्रम 4 बजे का रात शाम का, तो सुबह 4 बजे हो रहे थे। तो वो रात को मेरे को 1:30 बजे मिले। अपना गाँव था मोड़ा, तो वहाँ मेरे को रात को मिले। तो मेरे को मिले, भाई हम गुड़गांव से आए और ये हमारा बेटा है, 3-3.5 साल का बेटा है, और ये सोशल मीडिया पे आपको देखता है। मैं उस परिवार को नहीं जानता, वो परिवार मेरे से कभी नहीं मिला, और ये देखता है कि मुझे इससे मिलना है, जस्सी पेटवाड़ से मिलना है। तो 3 साल का लड़का इतनी दूर से मिलने आया। तो
सब लोगों की दुआएं थी, भाग्य था। पूरे हरियाणा में आप कौन सा नेता आपको ये लगता है कि भाई अच्छा है, भाई ये नेता अच्छा काम कर रहा है और अच्छा बढ़िया मानते हो आप? मैं तो, मेरे से पूछोगे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। और ये नहीं कि मुझे टिकट दिलाया हो, ये नहीं, टिकट तो बहुत सारे युवाओं को दिलवाया हुड्डा साहब ने, अकेले मुझे नहीं। नरेश सेलवाल जी हैं, पुलाना से हैं, मेहनती हैं बेचारे, गरीब परिवार से हैं, ऐसी समाज से आते हैं, उनकी भी मेरी तरह हालात थे। टिकट नहीं मिलते तो वो भी उस हाशिए पे थे, हुड्डा साहब टिकट दिलवा के लेके आएंगे। बहुत सारे हैं, मैं आपको कहूँ तो जिन्होंने, जैसे अनिल मान जी हो, जिन्होंने बहुत मेहनत की, संयोगवश चुनाव नहीं जीत पाए। और बहुत सारे ऐसे आम घरों के बच्चों को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी ने टिकट दिलवाया, उदयभान जी ने टिकट दिलवाया। तो मेरे लिए तो हुड्डा साहब हमेशा, चाहे मैं कहीं रहूं, क्या मेरे लिए हुड्डा साहब का सम्मान दिल में है और हमेशा रहेगा। चौटाला साहब के साथ थे तो चौटाला साहब की कार्यनीति लोग बताते थे, क्योंकि जब वो सरकार में थे हम तो पढ़ते थे, छोटे थे, तो चौटाला साहब के बारे में बताते थे लोग भाई कि भाई चौटाला साहब का जो कुशल एक प्रशासक थे, वो प्रशासन के ऊपर बहुत जबरदस्त पकड़ उनकी होती थी। तो देखा नहीं, लेकिन हुड्डा साहब, मैं भी तो वैसे तो विपक्ष में थे जब हुड्डा साहब, जब मैं उनके पास आया 5 साल का दौर, ये देखा कि हुड्डा साहब इतने संयमित, मैं हमेशा सोचता हूँ संयम इतना कैसे है, इतना संयम होना चाहिए इंसान के अंदर। हुड्डा साहब पूरा डिसिप्लिन में रहते हैं और कभी कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ, व्यक्ति विशेष के खिलाफ कभी नहीं बोलते हुड्डा साहब, कभी बीजेपी के किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बोलेंगे, नीतियों के खिलाफ हुड्डा साहब बोलते हैं। तो हुड्डा साहब एक अच्छी लेगेसी हुड्डा साहब की रही। अब जैसे दूसरी पार्टी की बात कर लें तो वाजपेयी जी जब पढ़ते थे तो वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री के बारे में सुनते थे, अब उनकी खूबियां पढ़ते हैं, सुनते हैं तो लगता है कि वाजपेयी जी बहुत अच्छे इंसान रहे होंगे। गडकरी जी एक ऐसे नेता लगते हैं जिन्होंने एक अच्छा काम भी किया है और जिनके एक सम्मान दिल में है कि भाई गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बात विचारधारा की आती है, ये नहीं कि भी केवल हम पार्टी लाइन से सोचें। जी, एक जमींदार का बेटा और आज विधायक है, पहली गाड़ी कौन सी थी आपके पास? गाड़ी गुड़ियाँ तो मेरे पास पहली गाड़ी थी सफारी स्टॉर्म, मैंने ली थी। तो मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने दिलवाई थी। ओके। और जब मैंने राजनीति शुरुआत करने की सोची तब मैंने, तो कुछ रिश्तेदार साथ नहीं थे, कुछ मतलब साथ तो थे ही यार रिश्तेदार, बट कुछ चाहते थे कि भाई नहीं, इसे राजनीति नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए, राजनीति तो उजाड़ देती है, ये है। तो मेरे रिश्तेदार जी थे वो, उन्होंने दिलवाई थी। उनका था कि नहीं तेरा मन है तो तू कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तो उन्होंने दिलवाई थी। तो अब तो सारे रिश्तेदार साथ होंगे इस चुनाव में? तो नहीं, उस हर चुनाव में साथ रहे। रिश्तेदारों के बगैर, अपनों के बगैर आप मंजिल नहीं पा सकते। हर रिश्तेदार, हर भाईचारा, परिवार, गांव, गुआंढ, सब साथ होते हैं तभी मंजिल पाता है इंसान। तो युवाओं को आप क्या कुछ संदेश आप देना चाहोगे कि राजनीति में आए, कैसे करें? बिल्कुल, देखो एक बहुत बड़ा माध्यम है और मैंने पढ़ा था कि भाई अगर राजनीति कीचड़ है तो युवाओं का काम है कि उस कीचड़ को साफ करें, इसमें उतर के। तो राजनीति भी एक अच्छा माध्यम है अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि पैसों वालों की है राजनीति, तो महंगी हुई है राजनीति। हाँ, इसमें तो मैं भी सहमत हूँ। आज की राजनीति महंगी जरूर है और सब मुकद्दर का। मैं अपने युवा साथियों को एक बात जरूर कहना चाहूँगा, केवल राजनीति पे नहीं कहना चाहता, हर मैं युवा साथी को एक भी बात कहना चाहूँगा, भाई नशे से बचो। आप पहला काम जो है वो केवल नशे से बचना है। नशे से बच गए आप तो आप जीवन की जंग को जीत जाओगे। फील्ड कोई चुनो, खेल चुनो, पढ़ाई चुनो, राजनीति चुनो, सब बहुत अच्छे हैं, बस नशे से आप दूर रहो। नशे से जो दूर रहेगा, जो युवा नशे से बच जाएगा, वो अपने आप जीवन को संभाल और तरीके से आगे ले जाएगा। नशा आज हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो नशा है। पहले तो नशा केवल एक शराब होती थी, आज तो देखो नशे के भी बहुत सारे कारण हैं। नशा चिट्टा है, स्मैक है, ये ऐसे हैं। आज मैं अपने इलाके की बात करूं तो गांव वाइज
हफ्ते 10 दिन में एक जवान डेथ सिर्फ नशे की वजह से हो रही है, स्मैक की वजह से हो रही है, चिट्टे की वजह से हो रही है। और देखते हैं तो हमारा जो पंजाब से सटा हुआ इलाका है, वहाँ तो लड़कियां भी नशा करने, स्मैक और चिट्टा लेने लग गई हैं। तो बस मैं अपने नौजवान भाई बहनों को यही कहना चाहूँगा कि भाई नशे से बच के रहो। जो फील्ड चुनो, जो चुनो, उसमें पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ टूट कर मेहनत करो। किसी फील्ड में टूट के मेहनत करो जी, बस कामयाब हो जाओ। कामयाब हो। एक लास्ट सवाल है, और अगर वो सवाल नहीं हो तो ये इंटरव्यू अधूरा हो जाएगा। जयप्रकाश जी, उनका कितना कुछ योगदान रहा है, सांसद है आपके हिसाब से, तो इस चुनाव में? बहुत योगदान है। वो तो मेरे लिए अगर कोई पिता समान है कि भाई जिन्होंने, मैं जब मैं लोकदल में भी था, वो कांग्रेस में थे उस टाइम भी, उनसे कोई सलाह लेनी होती थी, कोई बात करनी होती, तो वो हमेशा ऐसी सलाह और ऐसी पॉजिटिविटी देते थे कि भाई नहीं, ये नहीं करना तुझे लंबी राजनीति करनी है तो तू ऐसे नहीं करेगा, ये ठीक रहेगा। आज भी कोई चीज़ होती है तो मैं अंकल से सलाह लेता हूँ कि चाचा जी की ये चीज़ है, कैसे करें। तो हमेशा पॉजिटिव और अच्छी सलाह जयप्रकाश जी ने दी। और ना जयप्रकाश जी के मन में कभी ये आया कि मैं उनसे अलग हूँ, या मेरे मन में तो कभी आ ही नहीं सकता कि जयप्रकाश जी से मैं अलग हूँ। आज भी कोई बात होती है तो वो नारनूल की कोई बात आती तो हमेशा कहते हैं अब तो जस्सी दे दिया तो अब जस्सी संभालेगा, तुम जस्सी के पास कोई बात है तो जस्सी को बताओ। मैंने कोई भी, चाहे फैमिली मेरी अगर घर का भी मैं कोई काम कर रहा हूँ तो भी मैं उनसे सलाह लेता हूँ कि चाचा जी मैं ये काम कर लूँ, तो वो एक अच्छी सलाह देते हैं। तो एक एज ए फादर मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई वो हमेशा गाइड करते हैं और एक अच्छी वो करते हैं। और मैं आपको ईमानदारी से कहूँ तो 5 साल के संघर्ष के दौर में, जहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र जी ने बहुत बार ऐसे मौके दिए संभलने के, काम करने के, तो जयप्रकाश जी एक ऐसा माध्यम थे जिन्होंने वक्त के ऊपर सहारा देने का काम किया। उनको ये लगता कि भी कोई बहुत बड़ी रैली है, कोई इवेंट है, तो बोल तुझे साधन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, हर चीज़ में उनका योगदान और सहायता उनकी रखी है। तो ये बहुत बड़ी है मेरे लिए। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जहाँ से मैं विधायक हूँ, मेरे अंकल वहाँ से सांसद हैं जो मुझे शायद सबसे ज़्यादा प्यार भी करते हैं, सबसे ज़्यादा मुझे एक मेहनती होने के नाते तवज्जो देते हैं। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।